लश्कर ए तो तोयबा एक नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उन्होंने क्या स्टार्टिंग जैसे वो बनी थी, तो वो वेलफेयर ऑफ मुस्लिम पर बनी थी कि उनको मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनर थी इंडिया में, तो उनको क्या था कि उनको वेलफेयर प्रोवाइड करवाना था। लेकिन बाद में चलकर उन्होंने क्या किया कि सभी माइनॉरिटीज को गुमराह करके वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करने लगे। तो साइकोपैथ क्या सोचता है कि सारी औरतें जो है वो एक काम चालू होती है, लाइक ही इज गुड हार्टेड और he takes many advantages of men। तो इस सिनेरियो में वो क्या करता है, उनको खत्म कर। द सन ऑफ हमास में बताया गया है कि एक्चुअली हमास ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो क्यों बनी है और वो उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द एम। बट ये लिखी है जो एक क्रोमोसोम थियरी टेक्नोलॉजी में। तो उसमें क्या बताते हैं कि अगर एक इंसान के पास एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है तो वो अग्रेसिव सुपर ह्यूमन बोलते हैं, सुपरमैन। तो उसके अंदर अगर हम देखा जाए, वो उस कैटेगरी सुपरमैन की कैटेगरी के लोग जो है उसको क्राइम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। एंड फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट एक केस आया था कि लोगों को एक फोन कॉल आता है अननोन नंबर से, वीडियो कॉल आता है। तो वीडियो कॉल में वो क्या करती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो देख, जो मेन जो होते हैं वो देखते रहते हैं। छोटा माइनर डिफरेंस है साइकोपैथ और सोशियोपैथ में। साइकोपैथ जो है वो साइकोलॉजिकल इल होता है, अ पर्सन हु इज साइकोलॉजिकली इल। आई और वांट टू सोशियोपैथ जस्ट गिव मी सम एग्जांपल ऑफ लाइक कोई ऐसा आपने कहीं आपने जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कोई एग्जांपल पढ़ा हो एक साइकोपैथ का। एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि एक आदमी को फीमेल वर्कर्स नहीं पसंद होती है, मतलब जो महिला है, जो फीमेल्स काम करने जाते हैं वो नहीं पसंद होती है, तो वो क्या करता है, उनको एक मार देता है। तो एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग हो जाती है कि वर्किंग वुमेन जो है वो बहुत क्रूअल रूड होती है। ओके। देन द परसेप्शन इज मे बी डिफर बिकॉज हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। देयर आर सम वर्किंग वुमेन हु आर रूड बट देयर आर सम हु आर काइंड हार्टेड। तो साइकोपैथ क्या सोचता है कि सारी औरतें जो है वो एक काम चालू होती है, लाइक ही इज गुड हार्टेड और he takes many advantages of men। तो इस सिनेरियो में वो क्या करता है, उनको खत्म करने की कोशिश करता है। और सोशियोपैथ जो होता है, जो सोसाइटी से डर लगता है उनको। एक पर्सन होता है जो सोसाइटी से मिलना नहीं चाहता, एक काइंड ऑफ डिविएंट बिहेवियर होता है उसमें। ही इज कीपिंग आउटसाइड आउटसाइड हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। तो वो ज्यादा भीड़ भाड़ जगह पे नहीं आता, लेकिन वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी बस में जाने से डर लगता है, क्योंकि उसमें जो भीड़ होती है तो उससे थोड़ा सा काइंड ऑफ फियर, आई हैव अ फियर ऑफ मीटिंग पीपल। आई डजंट मीन दैट आई एम अ साइकोपैथ। स्टार्टिंग स्टेज, एक्सट्रीम स्टेज में होगा कि वो घर पे ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा सोशियोपैथ में। ओके। एक्चुअली मैं है ना ऐसे एक काइंड ऑफ सीरियल किलर की स्टोरी देख रहा था एंड उसमें उसे उस बंदे को सोशियोपैथ बताया गया था बिकॉज वो क्या करता था ड्यू टू हिज पास्ट ट्रॉमा आई डोंट नो बचपन से उसे है ना लोगों की मौत में बहुत मजा आता था वो यू नो लोगों को मारता था एंड दे डू ना उनकी बॉडीज को काटता था बाइसेक्ट करता था और फिर उनके साथ सोता था दे फिजिकल होता था बॉडीज के बाद उनके मरने के बाद उसने से बहुत लोगों को मारा ही इज अ सीरियल किलर सो ओके आई एम जस्ट क्यूरियस कि ये जो चीजें हैं लाइक मैंने इतनी सारी अभी जब मेरी आपसे बात होने वाली थी तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया रियलाइज की बहुत सारे सीरियल किलर्स 1960s 70s 80s में ऐसे जो बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं जो लोगों को बहुत ब्रूटली मारते हैं उनको और आफ्टर किलिंग देयर ना डू सेक्स विद देयर डेड बॉडी ऐसे भी करते हैं कई सारे सीरियल किलर तो व्हाट इज द रीजन। तो क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल को लाने के लिए इन्वायरमेंट फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो अगर हम टेररिस्ट की बात ले लें तो टेररिस्ट की बचपन से ही उनको सिखाया जाता है, मदरसा में सिखाया जाता है कि हाँ, इनको जो काफिर होते हैं उनको मारना होता है। एज पर माई रिसर्च, जो टेररिस्ट के बारे में मैं लास्ट लास्ट ईयर में मैं पढ़ रही थी कि क्रिमिनल टेररिस्ट क्यों बनते हैं एक्चुअली, और वो एक ही कम्युनिटी से क्यों बनते हैं। आंसर है कि उनको सिखाया जाता है, उनके जो बड़े उन्हीं के माहौल में सिखाए रहते हैं वो कि तुम्हें ऐसा करना है, काफी लोग से ऐसा बिहेव करना है और मारना है। और कश्मीर फाइल्स का भी वन ऑफ द फैक्टर यही था कि उनको सिखा के फिर उसके बाद सभी लोगों को मारा जाता था। तो उनके ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये तुम, इनके लिए तुम जो काम कर रहे हो ये तुम्हें ही मार देंगे, तो ब्रेन वॉश करके या उससे सिखा के उनको एक तरीके का क्रिमिनल बनाया जाता है। अगर ये फैक्टर कट किया जाए, मतलब ये छोड़ दिया जाए, तो कोई भी सीरियल किलर या क्रिमिनल बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती टेररिस्ट को मैं क्या किस चीज में डालूंगा आई वुड पुट इट इन साइकोपैथ और सोशियोपैथ। है। और इसमें दोनों कैटेगरी में नहीं आते लोग। साइकोपैथ एक मेंटल कंडीशन होती है, दोनों की मेंटल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो वो दोनों की कैटेगरी में आता है। और जैसे कि ओके टेररिस्ट है,
तो टेररिस्ट की बहुत सारी फैक्टर्स है, जैसे कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको अगर दबाया जाता है तो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो उससे ओपोज कर सके, क्योंकि एक अकेले इंसान में वो होती नहीं, हिम्मत नहीं होती। तो क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जो कि एक सोसाइटी को हार्म कर सके। वैसा ही टेररिस्ट में है। तो उनको हिस्ट्री, अगर उनकी हिस्ट्री देखी गई है तो उनको उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा या होता आ रहा है। माइनॉरिटी है, उनको एक लीडर चाहिए कि ताकि उनको गाइड कर सके कि हम कैसे बाहर आ सके। लेकिन ये जो लीडर्स होते हैं तो नेगेटिव लीडर्स क्या करते हैं, उनका फायदा उठाने लगते हैं। जैसे इसराइल और फिलिस्तीन का केस आया है। इसराइल हम्म। और फिलिस्तीन में हमास ने जो एक्टिविटीज की है, जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की लड़ाई के बीच में उन्होंने एडवांटेज ले लिया, काइंड ऑफ एडवांटेज, कि हम इसराइल पे हमला करेंगे फिर वो फिलिस्तीन पे हमला करेंगे। इनके साथ एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट दे तो वांट, इज द मेन, हमास चाहता क्या है, मतलब उनकी क्या चाहते हैं वो लोग, क्यों कर रहे हैं ये सब? एक्चुअली एक बुक है जिसमें द सन ऑफ हमास, तो अभी वो मुझे ओके। पढ़नी है। तो द सन ऑफ हमास में बताया गया है कि एक्चुअली हमास ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो क्यों बनी है और वो उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द एम। बट ये लिखी है जो हमास का जो लीडर है उसके बेटे ने लिखी है। तो उसमें सारी सच्चाई बताई गई है कि हमास एक्चुअली करता क्या है, कैसे करता है। बेसिकली वो दुश्मन, यूएस के दुश्मन होते हैं, ओके। यूएस रिलेटेड। उनको क्या कहते हैं कि हमास मेन पर्पस है कि उनका अपना एजेंडा होता है कि अब मुझे इम्पैक्ट करना है सोसाइटी पे, कि हम रूल करेंगे इस सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में हमें रूल करना है। तो एक वन ऑफ ओके। द फैक्टर होता है कि रूल, कोई एक पर्पस होगा। हर एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अलग मोटो होता है। ओके, सो और किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है पर्पस क्या होता है, आपको नॉलेज हो? लश्कर ए तोयबा एक नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उन्होंने क्या, स्टार्टिंग जैसे वो बनी थी तो वो वेलफेयर ऑफ मुस्लिम पर बनी थी, कि उनको मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनर थी इंडिया में, तो उनको क्या था कि उनको वेलफेयर प्रोवाइड करवाना था। लेकिन बाद में चलकर उन्होंने क्या किया कि सभी माइनॉरिटीज को गुमराह करके वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करने लगे। सो तो ये मेन बात पर्पस था कि, हम्म, जी बताइए। मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने सारे लोग कैसे डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब इतना कितना माइंड वॉश हो रहा है। मतलब कभी कभी समझ नहीं आता कि लोग इतनी सी छोटी चीज नहीं समझ रहे हैं कि वो लोगों को मार रहे हैं। मारे, उनको एक्चुअली ट्रेनिंग दी जाती है ये सब मारने की, हाउ टू डील विद द पीपल। इनफैक्ट इन मुंबई 9/11 हमने देखा था, 9/11 का, जिसमें ह्यूमन बॉम्ब्स जाके ताज होटल पे हमला करते हैं, वो हमने देखा। तो कारण ये है कि उनको ये गुमराह किया जाता है कि अगर तुम ये काम करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, मतलब यू विल हैव द हेवन आफ्टर डाइंग। तो उनको एक लालच दिया जाता है कि तुम अगर ये काम कर रहे हो तो उनको तुम इस पॉजिटिवनेस में मिलेगा। अगर लोगों को जन्नत चाहिए तो तुम्हें ये काम कर, लोगों को मारना होगा। मोस्टली काफिर, काफिर कौन होते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो ओके। जिनके पास मूर्ति हो। तो एक आयतें पढ़ रही थी मैं, उनकी आयतें की क्या लिखा है उसकी मीनिंग। तो उसमें मैं एक्चुअली स्पेसिफिक कम्युनिटी को ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा कि उन्होंने लिखा है कि काफिर जो होते हैं वो लोगों के लिए अच्छे नहीं होते। तो वो जैसे ही पढ़ेंगे, जैसे उनको अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो उनके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो इफ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करने पे सही भी किया जा सकता है। अगर इफ आई एम रॉन्ग सो यू कैन करेक्ट मी। इंडियन हिस्ट्री में कौन सबसे खतरनाक क्रिमिनल था, तो इंडियन हिस्ट्री में एक नाम आता है, बहराम नाम का एक आदमी आता है, जो मध्य प्रदेश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मध्य प्रदेश में उसका था। तो वो ठग फैमिली से था। तो एक्चुअली मैं पहले बताया कि इन्वायरमेंट फैक्टर भी डिपेंड करता है एक आदमी को क्रिमिनल बनाने में। तो जो कि उसकी फैमिली ठग थी, तो वो ऑटोमेटिकली वो ठग कैसे करते हैं वो सीख रहा था। तो एट अर्ली एज उसने अपनी कम्युनिटी बनाई ठग करने के लिए। शुरू में वो सिर्फ ठग करता था कि चुरा लिया, ग्रुप ऑफ पीपल से चुरा लिया, तो पैसे ले लिए। तो बाद में वो जैसे उसकी टीम बढ़ती है तो वो लोगों को मारने लगते हैं। तो उसने मोस्टली अपने जीवन काल में 120 मर्डर्स कर लिए। ओ माय तो गॉड। ठग के साथ साथ 100 मतलब मर्डर्स भी इतने सारे किए। इट वाज अमेजिंग टू मी टू नो दैट हमारे इंडिया में भी एक क्रिमिनल था कि जो कि बेहरम नाम का था, उसने इतने सारे मर्डर कर लिए। एंड उसके उसे रोकने के लिए हमारे जो एक ब्रिटिशर्स ने उसको उसकी हत्या कर दी। तो आज भी उस प्लेस में ना उस ब्रिटिशर की पूजा की जाती है, क्योंकि उस ठग से उसने उन्होंने बचाया।
ओके, सो ब्रिटिशर्स के टाइम का इंसिडेंट है। हाँ। ओके, 120 मर्डर्स और किसी ने पकड़ा नहीं, लाइक काइंड ऑफ। उसका ये पैटर्न था कि जैसे कि उसने, वो क्या करता था कि वो खाने पीने की चीजों में वो जहर मिला लेता था। हाँ, ओके। जैसे वो खाना खाते थे, उनकी जो मतलब कम्युनिटी उनके साथ मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 लोग हैं, तो वो कम्युनिटी के उस जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनके साथ मिल जाती थी। तो बहरम क्या करता था, वो एक साइन यूज करता था। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बर्ड्स की आवाज निकाल के इंफॉर्मेशन देते थे। उस वक्त क्या था, फोन नहीं था, तो वो क्या करते थे, एक साइन बना लेते कि हाँ, मैं इस साइन में अगर आ गए तो ये इस एरिया में है, इस साइन से अगर तुमने सुना तो वो इस एरिया में है। तो उस एरिया में रात जैसे ही वो रुकते थे, तो उसमें जहर मिला के उसके बाद इनकी सारी जो चीजें लूट करके, तो वो वहीं वहीं पे दफना दिया जाता था। और जहाँ जाने वाले थे, तो ना वो वहां पहुंचते थे, ना वो वापस आ सकते थे। तो किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो उनके परिवार कैसे है, कब क्या क्या हुआ उनके साथ, किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। बाद में जैसे कि एक पैटर्न जैसे बिल्ड होने लगा, जैसे ही बाहर आने लगा, तो ब्रिटिशर उस समय पुलिसिंग आ गई थी, हमारे इंडिया में पुलिसिंग सिस्टम आ चुका था। तो वहां से जैसे कमिश्नर आता है, फिर अपॉइंट करता है एक ऑफिसर को, तो ऑफिसर जाके चेक करता है कि पहले ऑफिसर्स को भी नहीं पता लगता था कि कैसे कैसे ये क्राइम हो रहे हैं। फिर बाद में उनको पैटर्न समझ में आया, फिर जाके उसने उसका रिलेटेड उनके मार दिया उसको, जो भी उनका प्रोसीजर था, वो उस प्रोसीजर करके वो खत्म कर दिया ठग्स। ओके, मतलब उसे मारने में मजा आने लग गया था बेसिकली, ऐसा, क्योंकि वो चोरी हाँ, करके। तो उसको किस साइकोपैथ में डालेंगे कि सोशोपैथ में, या वो भी अलग है? साइकोपैथ, एक काइंड ऑफ साइकोपैथ। ओके। क्योंकि उसे मर्डर्स, एक कम्युनिटी है ना जो ट्रैवलिंग करती है, तो ट्रैवलिंग करते समय उनको मजा आने लगता है। तो उसके पास हेटेड के लिए कोई वो नहीं रहता कि मैं इस कम्युनिटी को हेट करता हूँ, दूसरी कम्युनिटी, ओवरऑल कम्युनिटी में जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो उनको पॉइंट आउट करते हैं। तो वो उसको साइकोपैथ में वो करते हैं। अभी जैसे जितनी अपनी बातें हुई, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है बोलने में, बट मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स और सीरियल किलर्स आर मैन, या सारे ही? नॉट लाइक दैट, फीमेल्स भी होती है क्रिमिनल्स, बट द ओके। रेशियो इज डिफरेंट। ज्यादातर मेल हैज द एग्रेसिव नेचर, डू यू एग्री और नॉट? तो अग्रेसिव नेचर अगर जिसके पास ज्यादा होता है, एंड फीमेल्स में अग्रेसिव नेचर होता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है। दे हैव द टेंडेंसी टू कंट्रोल, बिकॉज उनको बचपन से सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है, अगर तुझे गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। सो कंट्रोलिंग नेचर इज मोर इन फीमेल देन मेन। सो एज यू सेड दैट मेन अगर अग्रेसिव नेचर दिखा रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, तो वो दिखा सकता है, मतलब वो कभी रोता नहीं है। he हम्म। can't men can't cry, he has to control his cry, whereas women can cry, he can express her feeling. In that sense, the emotions जो होते हैं वो मेंस में सप्रेस हो जाते हैं, एंड फीमेल्स में वो शी कैन शो हर इमोशंस, वेदर वो क्राइंग हो या अगर उसको कुछ परेशानी हो वो बोल देती है। बट मेन के साथ ऐसा नहीं होता, तो एज ए कॉन्सिक्वेंस वो जब बाहर आता है तो सबसे ज्यादा बाहर आता है। तो इट इज सेड दैट मेंस डू क्राइम मोर देन अ फीमेल। फीमेल भी करती है, लेकिन वो फीमेल क्या करती है, माइंड रिलेटेड क्राइम करती है। और जो मेन होते हैं फिजिकल हार्म, वायलेंट क्रिमिनल कहते हैं उनको। ओके, माइंड रिलेटेड मेंस, क्राइम कैसे, थोड़ा सा बताओगे? फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट एक केस आया था कि लोगों को एक फोन कॉल आता है अननोन नंबर से, वीडियो कॉल आता है। तो वीडियो कॉल में वो क्या करती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है, और वो देख, जो मेन जो होते हैं वो देखते रहते हैं। तो वो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करती है ओके। कि तुमने ये पैसे नहीं दिए तो मैं ये जो वीडियो है वो तुम्हारे पेरेंट्स सोशल मीडिया में वो कर दूंगी, वायरल कर दूंगी। तो इस तरह से एक माइंड रिलेटेड क्राइम करते हैं, मतलब ट्रैप, काइंड ऑफ ट्रैप उनको बोल सकते हैं कि ये ट्रैप, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती हूँ, या उनको फंसाना, जैसे कि पैसे दो तुम, मैं तुम्हें वो करके दूंगी, फिर इस रिलेटेड क्राइम को छोटे छोटे वुमेन्स हम्म। वुमेन्स ज्यादा करती है। वेरएस मेन जो करते हैं वो हम मर्डर, जैसे मर्डर, उनको खून, कुछ लोगों को खून देखने में मजा आता है, कुछ लोगों को ठग लाइफ जैसे कि मर्डर करके उनके सारे सामान लूट लेना। वेरएस वुमेन इन सब नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कभी कभी खून से भी डर लगने लगता है। मोस्ट वुमेन डजंट वांट एनीवन टू हैव डू मर्डर, बट इन रेयर केस इनमें भी साइकोपैथ होती है और सोशियोपैथ होती है, कि किसी को खून देखने में मजा आता है, और होती है, लेकिन रेयर नंबर ऑफ वुमेन्स हैव दिस कम काइंड ऑफ। होती है, मतलब गिनती कम होती है, आई वुड से, मतलब। ओके, बट इसमें भी बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बट इसमें भी शायद लड़कों की ही गलती है कि उनकी एक कमजोरी का फायदा उठाती हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या रीजन है
कि ओके, आप क्यों क्रिमिनोलॉजिस्ट बनना चाहते हो या बन चुके हो, बट क्यों बनना चाहते थे आप? एक्चुअली ये कहानी है, छोटी सी कहानी है। मेरे पापा इन्वेस्टिगेटर थे, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। जब मैं पैदा नहीं हुई थी, तो व्हेन आई वाज नॉट बोर्न, ही डिड हिज वर्क इन प्राइवेट एजेंसीज, डिटेक्टिव एजेंसीज। तो वहाँ पे उनको एक कुछ बुक्स मिलती थी, तो खुद भी पढ़ते थे, मेरी मम्मी को भी सुनाते थे। दैट टाइम आई वाज नॉट बोर्न, अबाउट टू बोर्न। तो मैं महाभारत की कहानी सुनी होगी शायद, अभिमन्यु जब पेट में होता है तो अर्जुन क्या करता है कि उनको चक्रव्यूह सिखाता है उसकी माँ को कैसे तोड़ना है, लेकिन वो बीच में ही सो जाती है। तो उसको एंट्री करने का लेवल समझ में आता है, लेकिन बाहर कैसे निकलते हैं वो नहीं आता है, क्योंकि वो सो चुकी होती है। वैसे ही केस मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे पापा जो है क्रिमिनल रिलेटेड बुक्स मम्मी को देते थे, मम्मी पढ़ती थी। कभी कभी रात में सोने से पहले मेरे पापा सुनाते थे कि ऐसे ऐसे क्रिमिनल होते हैं इस तरह से। तो वो मैं अनोइंगली वो रजिस्टर हो गया। फिर जैसे मैंने 12th कंप्लीट की, तो 12th कंप्लीट करने से पहले हमारे कॉलेज स्कूल में एक करियर काउंसलर आए थे। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल रिलेटेड बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। तो हमारे कॉलेज में सिर्फ दो ही ये थी स्ट्रीम, कॉमर्स और ये साइंस। तो मैंने बोला कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम है, तो उन्होंने बोला कि तुम क्रिमिनोलॉजी करो। तो मैं क्रिमिनोलॉजी ही सूट होगा, क्योंकि तुम साइंस रिलेटेड नहीं हो। तो अगर मैं साइंस रिलेटेड होती तो मुझे फॉरेंसिक साइंस में भेजा जाता। तो तभी से मुझे क्रिमिनोलॉजी, हाँ क्रिमिनोलॉजी एक कोर्स है हमारे चेन्नई में भी है। तो वहां से जाके मुझे आइडिया मिला कि हाँ मुझे करना चाहिए क्रिमिनोलॉजी। डू यू बिलीव कि कोई पहले से कोई आप में स्पेशल काइंड ऑफ आई वुड से स्पेशल कुछ टैलेंट होना चाहिए टू बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट? हाँ, आई बिलीव दैट टैलेंट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्विंग स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ऑब्जर्विंग स्किल्स, कि अगर तुम एक प्रॉब्लम अगर तुम्हें मिल रही है तो उससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम। तो कोई भी एक केस ले लो, अगर अगर रॉबरी का तुम केस लेते हो तो उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि वो क्यों हो रहा है और किस कंडीशन में हो रहा है। अगर तुम ऑब्जर्विंग स्किल अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम सोल्यूशन तो दे दोगे, लेकिन वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। और दूसरी स्किल्स, अगर टैलेंट अगर मैं देखूँ तो एनालिसिस स्किल। अगर तुम अफेक्टिव एनालिसिस नहीं कर सकते, अगर तुम क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। और कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर तुम अपना काम कर रहे हो, अगर तुम सबको बताओगे मतलब ये डिफेम करोगे कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि तुम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तुम फेवर कर रहे हो, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो तुम वो चेंज कर सकते हैं। ये जो तीन, रिसर्च, एनालिटिक, ये ऑब्जर्विंग स्किल और ये कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर तुम बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग से आप क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हो। एक अपने ऑब्जर्विंग स्किल से क्या ऑब्जर्व किया, क्या एनालाइज किया, उसके हिसाब से आप एक डिसीजन मेक करते हो कि हाँ इस तरह से आप क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हो। तो इट विल बी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा ऐसा जैसे ना क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को गॉड माना जाता है, सो इन क्रिमिनोलॉजिस्ट एरिया उनका जो अलग एनवायरमेंट होता है, वहां पे किसको भगवान माना जाता है? ऐसा कोई बंदा है या फिर कोई सर या मैम जिनको आप एडमायर करते हो या फिर जिनसे सीखते हैं पूरे कम्युनिटी क्रिमिनोलॉजिस्ट वाली? एक्चुअली दो बंदे हैं जिसको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा गया है। उसके उनकी जो थियरीज देखोगे कि वो एक्चुअली रियल बेस्ड क्रिमिनल्स को डिफाइन करते हैं। एक तो है सीजर बकैरिया। सीजर बकैरिया एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 17 जब 17 सेंचुरी आई थी, तो हाफ ऑफ द सेंचुरी में वो रिसर्च किए। तो एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट है, ये जो सीजर लंबर्सो और बकैरिया, सीजर बकैरिया, ये दोनों इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट है। तो उनकी जो थियरीज थी वो रियल लाइफ क्रिमिनल्स की बेस थी। तो ओके। उनका वो एडमायर कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से क्रिमिनोलॉजी पढ़ा जा सकता है, उनको गॉड माना जा सकता है। पर इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, इंडिया में एक अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति हम जिसे कहते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिया अगर एक स्पेसिफाई करते हैं, तो चाणक्य नीति है, जिसमें एक पार्ट होता है कि क्रिमिनल कौन होता है और उस समय क्रिमिनल्स को क्या क्या सजाएं दी जाती है। उसकी एक ऑडियो बुक पढ़ सकते हो, या तो फिर कोई भी एक प्लेटफॉर्म लो, ऑडियो बुक उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि मैं अभी चाणक्य नीति भी पढ़ रही थी, तो उसमें क्या था कि एक इंसान को उसके क्राइम के रिलेटेड ही सजा दी जाती थी। जितना हीनियस क्राइम होता था उतना हीनियस पनिशमेंट होता था मॉडर्न एम्पायर में। अगर छोटा क्राइम होता है उसे उसे समझा के भेज दिया जाता था, अगर बड़ा क्राइम होता था तो उसको उसके रिलेवेंट जितने भी पनिशमेंट थे उसको इम्पोज करके उसको दिया जाता था। बट अभी ह्यूमन राइट्स की वजह से वो नहीं हो पाता। एक फैक्टर्स है कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एक दो है, एक स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो उनका क्या थियरी है कि किसी को भी हैंग आउट नहीं करना, मतलब फांसी की सजा नहीं देनी, चाहे जितना भी हीनियस क्राइम वो करे, चाहे वो रेप करे या मर्डर करे, ब्रूटल करे, साइकोपैथ हो उनको, अगर उनको जरूरत भी है कि डर भी फैलाना हो, वो फैलाने नहीं देते। एंड इसलिए एक नेगेटिव फैक्टर में ह्यूमन कमीशन का मैं बताती हूँ कि अगर उनको ह्यूमन क्रिमिनल्स को सेफ गार्ड करना है वो कर सकते हैं, पर
उनका हीनियस ऑफ क्राइम को देखते हुए उनको डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है यहाँ पे इंडिया में। सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट इट्स अ फैक्ट कि ह्यूमन कमीशन जो है वो एक तरह से बाधा बनती है कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए। ओके, हाँ, यू डोंट बी सॉरी फॉर दैट यार, ये सच्चाई है, और दैट्स व्हाई वी आर हियर, लाइक ऐसे तो सीखते हैं, आप बताओगे, आई लर्न फ्रॉम दैट, मे बी कोई देखेगा इसे उसे समझ आएगा। ओके, या आई वांट टू नो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो सिर्फ एनालिसिस करते हैं, और जो वन टू वन कॉन्वर्सेशन होता है एक पर्सन और साइकोलॉजिस्ट के बीच में, वो दे डील विद हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर एक मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है या मतलब मेंटल कंडीशन ऐसी होती है कि उनको साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर किया जाता है कि इनको अपने प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। वैसे ही क्रिमिनोलॉजिस्ट का क्या रोल है कि वो क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया करते हैं, एनालिसिस करता है, ऑब्जर्व करता है कि कैसा पैटर्न है, और उसके बेस पर ही वो कोई डिसीजन लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट का रिलेटेड टू मेंटल मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, और जो क्रिमिनल होता है जो क्राइम सोसाइटी में हो रहा है तो उसके बेस पे ही वो डिसीजन लेते हैं। ओके, फैक्टर अब दोनों ऐसा, के एक ही है, हम्म, बट आप ये नहीं बोल सकते कि क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो जो क्रिमिनल जो होता है उनसे जाके डायरेक्ट बात करे। वो कर सकता है हम्म, लेकिन उनको ठीक नहीं कर सकता। वैसे ही हम्म, साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट वो ठीक कर सकता है, पर वो क्रिमिनोलॉजिस्ट का जो रोल है वो नहीं परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड हम्म, इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट का एक फैक्टर बताती हूँ कि अगर कोई मेंटली डिसेबल है, मतलब उनकी मेंटल डिफेक्ट है उसमें, तो अगर वो साइकोलॉजिस्ट किसी का भी मर्डर कर देता है, उसको एक टर्म दिया गया है इंसेन क्रिमिनल। सीजर बेकारिया ने दिया, लंबर ने दिया है कि उसको एक इंसेन क्रिमिनल बोलते हैं, उनको कभी सजा इंसेन, नहीं होती। इंसेन, क्यों सजा क्यों जिनका नहीं होती? दिमाग वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो खराब हुई होती है, मतलब वो सिचुएशन में वो थिंक नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, तो ओके, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लिया जाता है रादर देन गिविंग हिम अ हीनियस पनिशमेंट। तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास ठीक होने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अपरिचित में आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी, उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, एक मेंटल कंडीशन होती है ये, लेकिन उसको जेल में के सिवा उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास दिया जाता है जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो ठीक करने के बाद ही उसे बाहर किया जाता है। अगर हम इनको पनिश भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका मेंटली सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ सोचने की कंडीशन में नहीं होते, वो कंडीशन ही ऐसी होती है, तो उनको नहीं दिया जाता है, स्पेशल कंडीशन होती है, उनको डॉक्टर के पास दिया जाता है। किलर, मोस्टली जितने मैंने केसेस पढ़े हैं सीरियल किलिंग के, उनमें ऐसा होता है कि वो बंदा अकेला फील करता है, और उसकी फैमिली ट्रॉमा कुछ ऐसा होता है, और उसके पास कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोग क्रिमिनल क्रिमिनल सीरियल किलर बनते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्चुअली एक क्रिमिनल सीरियल किलर या कोई भी क्रिमिनल हो, उसका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कोई वो मायने नहीं रखता, बट ओके, द फैक्टर कोई भी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हो गया, या मतलब वो उसके कोई भी, जैसे कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, उसमें कोई आज भी डिबेट चल रहा है कि इंट्रोवर्ट ज्यादा क्रिमिनल होते हैं कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिकॉज अगर कोई इंट्रोवर्ट को भी हम देखें तो उनकी कंट्रोलिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। आई एम डैम श्योर कि उनकी कंट्रोलिंग पावर होती है, तो वो क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट जो है थिंक करके अपना काम करते हैं, वैस जो एक्सट्रोवर्ट जो है तो अपना जो जीवन, मतलब उनकी जो लाइफ होती है वो एंजॉय भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि अगर ये क्रिमिनल है तो वो इंट्रोवर्ट ही होगा, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। तो एक थियरी आती है, एक क्रोमोसोम थियरी क्रिमिनोलॉजी में, तो उसमें क्या बताते हैं कि अगर एक इंसान के पास एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है तो वो अग्रेसिव सुपर ह्यूमन बोलते हैं, सुपरमैन। तो उसके अंदर अगर हम देखा जाए वो उस कैटेगरी, सुपरमैन की कैटेगरी के लोग जो है उसको क्राइम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। एंड हमारे जो प्रोफेसर बताते हैं कि जो अगर इस तरह का मैन अगर तुम्हें दिखता है तो वो साइकोपैथ भी हो सकता है, सोशोपैथ भी हो सकता है, और ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ एग्रेसिव नेचर वो दिखा सकता है किसी के भी ऊपर। तो अगर वो एग्रेसिव होता है तो उससे दूर रहना ही अच्छा रहता है। तो वो क्रोमोसोम थियरी एक तरह की थियरी उसमें आती है कि इस तरह की कंडीशंस में अग्रेसिव नेचर बहुत मायने करता है। कभी कभी साइलेंट किलर भी हम देखते हैं, साइलेंट किलर मतलब वो शांत रहता है, हमें पता भी नहीं होता कि वो क्रिमिनल है, लेकिन वो अपने आप को कैसे दिखाता है, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाता है, लेकिन होता वो साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर्स आर मोर डेंजरस। या साइलेंट किलर आर मोर डेंजरस। अच्छा, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपको कभी ऐसा फील होता है कि क्रिमिनोलॉजी पढ़ने से कुछ साइड इफेक्ट्स आप में आते हैं, कि आप हर चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग नेचर से देखते हो, कभी कभी इतना ज्यादा देखते हो कि योर पीपल, द पीपल अराउंड यू, दे आर लाइक कि भाई इतना कुछ नहीं है, इतना मत सोच इस चीज के बारे में, ऐसे बोलते हैं? लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जो था कि हाँ मैं क्रिमिनल्स को ज्यादा अंडरस्टैंड करने लगी हूँ, तो उनके क्या फैक्टर्स होते हैं क्रिमिनल, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ क्या फैक्टर्स होते हैं क्रिमिनल्स को भी समझना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में अगर कोई जेल से बाहर आता है तो उनको एक टैग लग जाता है कि ये जेल से बाहर आया है, ये अभी बुरा इंसान होगा, जबकि जबकि वो खुद सुधरने का उसको मौका मिलना चाहिए। वो खुद सुधर के आता है तो उनको एक टैग मिलता है कि जेल से आया, तो लोग उससे, सोसाइटी जो है उससे दूर भागने लगती है। तो ये ना हो उसकी वजह से मैंने ये क्रिमिनोलॉजी पढ़ी।
क्योंकि कई बार वो बंदे को इतना हेट मिलता है, और जबकि वो अपनी सजा भुगत के आ चुका है जेल में, बट स्टिल उतना हेट मिलता है, तो वो इज लाइक कि अब मेरी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो सकती, सो लेट्स गो अगेन टू दैट थिंग कि वापस डू क्राइम्स एंड ऑल। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट के पास क्या क्या जॉब ऑफर्स होते हैं, और कितने कितने मतलब कितनी सैलरी होती है उनकी, प्लीज बताइए, ताकि मतलब व्यूअर्स को पता चले कि ये भी एक अच्छा है ना तरीका हो सकता है, एक ना अच्छा कोर्स हो सकता है टू जॉइन एंड टू अर्न मनी एंड। तो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट अगर आप देखें तो बहुत स्कोप है कि यू कैन बिकम ए क्रिमिनोलॉजिस्ट। एंड अगर इंडिया की बात करें तो अगर वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो वो क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको काफी हद तक हेल्प करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको क्राइम के प्रति पता होता है, क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो अगर वो यूपीएससी के थ्रू अगर पुलिस ऑफिसर भी बनता है तो वो लाइक काफी हद तक अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया के थ्रू इंडिया पर दे सकता है। और एक है अकेडमिक्स, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको एमएससी मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी करके आपको एक यूजीसी नेट एग्जाम जो है क्लियर करना पड़ता है। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप एज ए असिस्टेंट ऑफिसर कोई भी कॉलेज जिसमें क्रिमिनोलॉजी है तो आप उसमें डायरेक्टली जा सकते हो। एज गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू आपके एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट हायर कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम लिखना पड़ता है। और गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द हायरार्की ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मतलब आपकी कौन सी हायरार्की है उसमें आपकी सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी अगर देखोगे तो 12,000 से होती है, किसी भी कोई भी जॉब हो गया। प्राइवेट अगर आपको प्राइवेट डिटेक्टिव बनना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में आप ज्यादा जाना चाहते हो, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, तो आप एक बहुत सारी एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी, जिसमें आप जाके एज ए इन्वेस्टिगेटर आप कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। इंडिया तमिलनाडु में एक डिसएडवांटेज है मेरे लिए जो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे फ्लुएंट तमिल जो यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है उसमें ही आप ये हायर कर पाएंगे, क्योंकि मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है। तो हिंदी होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि आपको फ्लुएंट तमिल आनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, बट मुझे रात भर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पाते। प्राइवेट गर्ल्स के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जो जॉब है वो शायद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रात भर आपको किसी का पीछा करना पड़ सकता है, या मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन रात को आपको कॉल करके बुला सकते हैं, तो आप 6 to मॉर्निंग 6 o'clock तक आप नहीं जा कर पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे। तो आप बॉयज ट्राई कर सकते हैं, फॉर मेन ही कैन डू प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। और सीबी जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में जाना है तो पुलिस ऑफिसर आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, अगर मिलिट्री में जाना है तो मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है एमआईबी। तो उसमें बहुत सारे वो होते हैं, डिपार्टमेंट्स है हमारे इंडिया में, तो उसमें डिपेंड्स अपॉन द हायरार्की सैलरी भी डिफर होती है। ओके, आपने ये भी बताया था कॉर्पोरेट लाइफ में भी जा सकते हैं। कॉर्पोरेट जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लेबर लॉ एक एडिशनल पढ़ना पड़ता है। लेबर लॉ इन द सेंस जो हम हमें पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेबर का बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट होता है, मतलब काम आता है। लेकिन लेबर लॉ में एक एडिशनल अगर तुम आप पढ़ के अगर तुम एज ए लेबर ऑफिसर तुम जा सकते हो, क्योंकि लेबर लॉ कॉर्पोरेट लाइफ में, आप पहले भी बताया कि कॉर्पोरेट लाइफ में आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, अभी क्लियर कर लेती हूँ कि लेबर लॉ के साथ बहुत सारे वो होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है बेस्ड ऑन उनकी जो कास्ट सिस्टम है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। और फिर कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं जिनको साल भर बॉन्डेड लेबर्स हम बोलते हैं, उनको बॉन्डेड काम करते रहेंगे लेकिन उनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो उन सबको बचाने, एक्सप्लॉइटेशन को बचाने के लिए कॉर्पोरेट लाइफ में भी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की जरूरत है एज अ लेबर ऑफिसर। बट एडिशनली लेबर वेलफेयर स्कीम्स जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको बारे में पढ़ के ही जाना पड़ सकता है, जा सकते हैं एडिशनली। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट क्रिमिनोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम, मतलब